तो चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे बच्चों वो है हाइब्रिडाइजेशन एंड वी आर डिस्कसिंग आवर टॉपिक नंबर 9। इससे पहले चैनल पर 8 टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ 8 वीडियो लेक्चर्स डिस्कस हो चुके हैं और जैसा कि आपको पता है हम एक वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक को उठाते हैं जो बहुत स्पेशल टॉपिक होता है, उसका क्विक रिवीजन करते हैं, उसके PYQs करते हैं और स्पेशल पॉसिबल क्वेश्चंस जो नीट एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाता है। तो इसी तरीके से आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे विच इज हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन बहुत बहुत स्पेशल टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, ये आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना क्या होता है एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर करते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके तो बच्चों जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो पॉलिंग ने किया था। पॉलिंग का कहना था कि जब आप 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करवाते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करवाते हैं तो उनका आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी बढ़ जाती है, जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है उसकी घट जाती है। यानी डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तब वो ऐसे ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं या ऐसे ऑर्बिटल्स तैयार करते हैं जिनकी एनर्जी बराबर होती है। ऐसे ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और ऐसे फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखिए द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape. This phenomena is called hybridization. So new orbitals so formed are called hybrid or hybridized orbitals. एक हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर मुझे कहीं पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने होंगे तो मैं ऐसे ऐसे ही 4 बनाऊंगा। अब किन ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो तैयार होगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन तो समझ में आ गई सर कि हमें ऑर्बिटल्स मिक्स करने होते हैं, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है और जो रिजल्ट में अब नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं उनकी एनर्जी सर अब बराबर होती है और शेप भी एक जैसी होती है। इस फिनोमेना को सर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सर मेरे को क्लियर है? ओके तो बच्चों इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, चलो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी कंडीशन में एक कंडीशन तो ये है कि जितने ऑर्बिटल्स आप मिक्स करेंगे, जितने ऑर्बिटल्स आप हाइब्रिडाइज करेंगे, इन्वॉल्व करवाएंगे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। इफ यू आर गोना कंबाइन 2 ऑर्बिटल्स, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यू विल हैव 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जितने ऑर्बिटल्स आप मिक्स करेंगे उतने ही आपको क्या मिलेंगे बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? क्लियर? ओके। सेकंड कंडीशन, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनकी एनर्जी भी बराबर होगी और शेप भी एक सी होगी। एनर्जी भी बराबर होगी और शेप भी एक सी होगी जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है जी। अगला पॉइंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि आपको एक ज्योमेट्री दिखाई देगी, एक डेफिनेट ज्योमेट्री दिखाई देगी। आपको यह पॉइंट भी ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप 2 ऑर्बिटल्स मिक्स करोगे तो आपको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और वो ऐसे होंगे, लीनियर होंगे बच्चों, लीनियर। और अगर आपने 3 ऑर्बिटल्स मिक्स करवा दिए, 3, तो आपको 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे हाइब्रिड और वो होंगे ट्रायंगल। अभी डिस्कस कर लेंगे। आपको वेस्पर थियरी आती है तो मेरी बात भी समझ में आ रही होगी। 4 कंबाइन करेंगे तो टेट्राहेड्रल, 5 कंबाइन करेंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 कंबाइन करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल, 7 कंबाइन करेंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सो ऑन। इस तरह करके जो शेप्स हैं आपने ये पढ़ रखी हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से प्रोड्यूस होंगे, एक डेफिनेट ज्योमेट्री में प्रोड्यूस होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट, ओनली द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर हाइब्रिडाइज्ड। सिर्फ वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे जो वैलेंस शेल का हिस्सा हैं। वैलेंस शेल समझते हैं ना, जो आउटर मोस्ट शेल है, पार्टिसिपेटिंग शेल जो है,
अगर उसके ऑर्बिटल्स हैं तो वही पार्टिसिपेट करेंगे और कोई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। मेरी बात क्लियर है? अगर किसी का वैलेंस शेल थर्ड शेल है तो उस थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, सेकंड और फर्स्ट शेल के नहीं करेंगे। क्लियर है बात? बताई थी सर। नेक्स्ट, जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार करेंगे, जब आप ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में भी जाते हैं, प्रमोट होते हैं जिसे कहते हैं। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके ही हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? व्हेन टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेंड्स टू कंबाइन, दे exchange their electrons, they share their electrons, and in some cases they promote their electrons also, they excite their electrons also to involve or to get participate a maximum number of electrons. हर ऑर्बिटल चाहता है कि उसके वैलेंस शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, मतलब हर एटम चाहता है कि वैलेंस शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट करें विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा करने में कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, प्रमोट होते हैं। तो ये कहता है कि हर बार प्रमोट करना इलेक्ट्रॉन्स को जरूरी नहीं है, पूरा का पूरा पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? इन सर्टेन केसेस इवन फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो पार्टिसिपेट करने के लिए। इन सम केसेस पूरा का पूरा पेयर भी इलेक्ट्रॉन का जो कि ऑर्बिटल में होता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बेटा कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो हैं इजी, चलो वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसके जो कंडीशंस हैं इतने प्यार से पढ़ना कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, जो ऐसे सवाल होते हैं उसमें आप फंसे नहीं। आपने हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पढ़ रखा है, मुझे ये उम्मीद है, और मैंने भी आपको एक क्विकली रिवाइज करवा दिया है ये पोर्शन। क्लियर है मेरी बात? चलो अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की टाइप की। तो एक S और एक P ये कंबाइन करवा सकते हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, शेप लीनियर हो जाएगी। ठीक है, मैं मेन केसेस की बात कर रहा हूं बच्चों, मेन केसेस की। लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। अगर आपको याद हो तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाया, बोलो बच्चों, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाया। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बनाए और ये शेप जो है वो लीनियर है। क्या है बच्चों? लीनियर। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना है बच्चों? 180 डिग्री। देखो डायग्राम तो जरूरी होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होता है उसका कॉन्सेप्ट। बिकॉज आपको एग्जाम में डायग्राम तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, तो डायग्राम तो आपको नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन जो आपने डायग्राम देखे हैं रिवीजन के टाइम पे उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बेटा इस डायग्राम में? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कैसे पहचाने जाता है? एक बड़ा नोड होता है और एक छोटा नोड होता है। ठीक है, उसको काउंट कर लेते हैं, तो उससे एक नोड बनता है। यहाँ पे दो बड़े नोड हैं, दो छोटे नोड हैं, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर है और ये लीनियर अटैच्ड है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन की पहचान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। sp2 में क्या होता है? एक s होता है, दो p होते हैं। एक s होता है और दो p होते हैं, तब ये तीनों मिक्स होते हैं तो sp2 कहलाता है। इसकी शेप होती है ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना बेटा कि जब आप sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं तो उसमें s और जो p कंबाइन होता है वो pz होता है। जो p कंबाइन होता है वो बच्चों pz होता है, और ये Ne2p होते हैं। sp2 में कोई भी दो p आप इन्वॉल्व करवाते हैं s के साथ। आप सब जानते हैं p सब शेल में तीन p ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। अगर एक p काम कर रहा है तो pz, दो काम कर रहे हैं तो Ne2। ठीक है, आगे आ जाओ। sp3 में एक s और तीन p, तीनों p, px, py, pz तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं और शेप बन जाती है टेट्राहेड्रल। ठीक है जी। आप मेरे हिसाब से सभी जानते हैं कि लीनियर ऐसे होता है, ट्रायंगल ऐसे होता है और टेट्राहेड्रल ऐसे होता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट और 109.5 डिग्री भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। sp3d में क्या होता है? sp3d में एक s, तीन p और एक d काम करता है, और d होते हैं आप सब जानते हैं 5 काइंड। ये dz² वाला sp3d में होता है। मेरी बात क्लियर? ये बेटा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है और अधिकतर बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं। उन्होंने पढ़ाई नहीं होता है, ध्यान ही नहीं देते हैं। sp3d में जो d होता है वो dz² होता है।
ठीक है, गॉट माई पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो शेप बनती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है। सब जानते हैं कि ट्राइंगल होता है और उसके ऊपर 2 बॉन्ड बड़े बनाए जाते हैं, इसको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, और ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है, और ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, इसलिए यहां 2 बॉन्ड एंगल्स दिखाए गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। sp3d2 1s 3p 2d, तो जो 2d काम करते हैं वो कौन से 2d होते हैं? dz² तो है ही, dx² माइनस y² में, यानी जो एक्सिस वाले d होते हैं वो दोनों d यहां पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। sp3d3, sp3d3 में 1s होता है, 3p होते हैं और 3d होते हैं। कौन से 3d होते हैं? 2 तो सर वही हैं जो sp3d2 में है, d2 में, और एक dxy भी इस्तेमाल होता है। ठीक, इसकी शेप होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल 90 डिग्री 72 डिग्री। अच्छा, इसकी बात कर रहे थे sp3d2। सब जानते हैं sp3d2 यानी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 3 5 सॉरी 4 और 2 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे दिखते हैं, और ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है जी। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है बच्चों? पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है? आपको याद होगा, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे होता है। तो इसमें 90 डिग्री भी होता है एंगल और 72 डिग्री भी होता है। 90 डिग्री भी होता है बच्चों और 72 डिग्री भी होता है। ठीक है, अब सवाल आता है, चलो सर मेरे को क्लियर हुआ, sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है, sp3d3 होता है, मैं समझता हूं सर। तो बच्चों एक dsp2 भी होता है। dsp होते तो और भी हैं, लेकिन हम जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स की बारे में बात की जा रही है। तो dsp2 भी एक हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें एक d होता है, एक s होता है और 2 p होते हैं। 2p कोई भी 2p, ठीक है। d होता है dx² माइनस y²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें d आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलो, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? द कंडीशंस प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन and the kinds of hybridization, specifically those types of hybridizations which are involving d, like in sp3d which d, sp3d2 which kind of 2d are there, sp3d3 and dsp2। आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिवाइज किए होंगे तो उसमें आपने d2sp3 dsp2 है ना, ये सब देखा होगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, PYQs करते हैं। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक आपको क्लियर हो, स्पेसिफिकली द कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो, तो आपके सामने एक सवाल है जिसमें नीट 2024 का आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नीट 2024 रीअपियर, दोबारा री एग्जाम जो लिया गया था, रीअपियर बोल रहा हूं, कुछ बच्चों का हुआ भी है। ठीक है, तो जो री एग्जाम लिया गया था उसमें यह सवाल पूछा गया है। देखो आप एक बार, आप इसको कर लोगे क्या? क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। PCl5 को लेकर आपको क्या लगता है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? नाउ लेट्स रीड द पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट, इट हैज 2 डिफरेंट PCl-Cl बॉन्ड एंगल्स, यानी PCl5 में 2 अलग तरह के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। तो आप मुझे बताओ, जो PCl5 होता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? जो PCl5 होता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? तो आप कहेंगे देखो सर, इसके लिए ना मुझे पहले तो बॉन्ड पेयर्स पता होने चाहिए। बॉन्ड पेयर्स वो होते हैं जो सेंट्रल एटम को सराउंड करते हैं, 5। ठीक है सर, मुझे पता होने चाहिए सर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे निकलते हैं बच्चों? जो हाफ, ठीक है, फिर हम सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स कितने होते हैं? यहां पर कितने हैं? 5। मोनोवैलेंट एटम मतलब जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है। 5 और 5 10/2, कितना आ गया? 5। अब बॉन्ड पेयर भी 5, इलेक्ट्रॉन पेयर भी 5, तो लॉन पेयर अगर मैं आपसे पूछूं तो लॉन पेयर 0।
यानी एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें लोन पेयर नहीं होता। पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इसकी जो शेप होती है वो होती है 5 बॉन्ड विदाउट लोन पेयर। 2 बॉन्ड बड़े, 2 बॉन्ड बड़े होते हैं। अगर आप ये एंगल देखोगे तो इस एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और अगर आप ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में एंगल देखेंगे तो 120 डिग्री होता है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है बच्चों कि इसके पास 2 तरह के पीसीएल बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ठीक है, दिख रहा है। दूसरा, ऑल 5 पीसीएल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ, सबकी लेंथ बराबर होती है, तो नहीं होती है। आप सब जानते हैं जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो लेंथ में इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं। आप सब जानते हैं एक्सियल बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ आर मच ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू थी, इसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल हैं, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा था। इट हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यस इट हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो आप जानते हैं ये कैसे किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताते हैं। तो आपके पास ना एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। ये वही फॉर्मूला होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर का होता है। ये वही फॉर्मूला होता है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का होता है वेस्पर में। क्या होता है फॉर्मूला वो सर? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम सर प्लस मोनोवैलेंट एटम सर। कैटायन होगा तो कम कर देंगे चार्ज, एनायन होगा तो चार्ज बढ़ा देंगे सर। यहां से एक वैल्यू आती है सर, अगर ये वैल्यू कम से कम 2 आती है सर, 3 आ सकती है सर, 4 आ सकती है सर, 5 आ सकती है सर, 6 आ सकती है सर, 7 आ सकती है सर। 2 आ गई तो बच्चों से sp कहते हैं, 3 आ गई तो बच्चों से sp2 कहते हैं, 4 आ गई तो बच्चों से sp3 कहते हैं, 5 आ गई तो बच्चों से sp3d कहते हैं, 6 आ गई तो बच्चों से sp3d2 कहते हैं, 7 आ गई तो उसे sp3d3 कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला है वेस्पर में, वही है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है जी। अगर आपको सवाल सारे करने हैं हाइब्रिडाइजेशन के इन ऑफ ऑल काइंड्स, तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और लॉन पेयर कैसे निकालते हैं, लॉन पेयर्स, यह भी आपको आना चाहिए, जैसे मैंने अभी PCl5 का निकाला। तो इसने जैसे PCl5 के बारे में पूछा, तो PCl5 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है P के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों 5। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं बच्चों? यहां पर Cl5। आंसर आया 5। 5 मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब sp3d। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो तो ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स, यस इट हैज 5 PCl सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। बात मेरी क्लियर हो गई। जो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला है वही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आएगी वही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वैल्यू आएगी। 5 मतलब 1 s 3 p और 1 d, टोटल 5 sp3d। लॉन पेयर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, तो लॉन पेयर निकल जाता है। ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको एक लिस्ट दे रखी है, मैच करना है, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो बिना ऑप्शन के एक बार मुझे बता दो इसका क्या आंसर होना चाहिए। NH3 है बच्चों, जैसे NH3, NH3 का अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह लो, सामने हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ना, शेप है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं? हाफ हु इज सेंटर इन NH3, हु इज सेंटर बच्चों, हु इज सेंटर इन NH3, हु इज सेंटर n के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम 3, कितना आया 4। सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने से शेप नहीं आती है, बॉन्ड पेयर भी बताना पड़ता है। बॉन्ड पेयर होते हैं जितने सराउंड कर रहे हैं 3, और लॉन पेयर होते हैं 4 - 3। 4 - 3 कितना हुआ? 1। 4 - 3 कितना हुआ बच्चों? 1। तो शेप क्या हो गई? शेप क्या हो गई? 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। तो शेप कैसी हो गई? 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। पिरामिडल है ये। क्या है? पिरामिडल। यानी जो फर्स्ट वाला है NH3 वो
पिरामिडल है। BrF5, BrF5 बताओ बच्चों, BrF5 के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो, BrF5 के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर सर वही हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन Br के हैलोजन फैमिली है सर 7, मोनोवेलेंट एटम सर 5f है, यहां से आया 6। फिर आपको निकालने होते हैं सर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने सराउंड कर रहे हैं Br को? 5। 6 और 5 का जो डिफरेंस है वो लोन पेयर होता है 1, यानी 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये इसकी शेप हो गई। अब 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर कैसा होता है? तो आप जानते हैं ये 6 बॉन्ड पेयर वाली शेप होती है। कहीं भी 1 लोन पेयर दिखा दिया तो ये शेप हो गई स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, यानी BrF5 की शेप हो गई स्क्वायर पिरामिडल। XeF4, XeF4 के लिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर बताना हो, XeF4 के लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर बताना हो तो बताओ हाफ। हु इज सेंटर इन XeF4 बच्चों? Xe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नोबल है 8, मोनोवेलेंट 4, सोल्व किया कितना आया 6। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग है 4, तो लोन पेयर कितना आया बच्चों? 6 - 4 2, तो शेप क्या हो गई? 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, यानी टोटल 6 पेयर्स हो गए। तो 6 वाली शेप तो ये होती है। 2 लोन पेयर, तो अपन 1 लोन पेयर यहां दिखा दिया ऊपर और 1 लोन पेयर हो गया नीचे, तो ये हो गई स्क्वायर प्लेनर, है ना? तो ये वाली शेप हो गई। SF6 ऑक्टेडल हो गई, सिंपल। देखो यहां मैंने टाइम लगाया जस्ट टू रिमाइंड यू कि इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का होता है। मान लो किसी क्वेश्चन में लोन पेयर की जरूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालकर उसमें से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो। बॉन्ड पेयर का पता कैसे चलता है? कितने सराउंडिंग एटम्स हैं वो बॉन्ड पेयर होता है। बात क्लियर हो गई? क्योंकि क्या है ना, जब वो शेप पर आएगा ना तो आपको लोन पेयर भी कंफर्म करने पड़ेंगे, लोन पेयर कितने हैं, उसके हिसाब से शेप फिर जज की जाती है। चलो आगे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, ये लिस्ट से मिलाना है, ये भी लिस्ट से मिलाना है बच्चों। तो जैसे NH3 है, तो मुझे बताओ मैं A पार्ट सोल्व कर रहा हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर ढूंढना है। तो NH3 के लिए हाफ, हु इज सेंटर इन NH3? 5, मतलब N है, N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं बच्चों? 3, सोल्व किया ये आ गया 4। फिर निकाला बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर होती है इसके सराउंडिंग एटम 3, और लोन पेयर निकाला बच्चों, लोन पेयर आया 4 - 3 विच इज 1, और यहां से जो शेप आई बॉन्ड पेयर लोन पेयर से B3L1, यानी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो टोटल पेयर हो गए 4। 4 की शेप होती है ऐसी, और इसमें एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर दिखा दिया, ये शेप हो गई पिरामिडल। कौन सी शेप हो गई? पिरामिडल। तो NH3 की शेप कैसी होती है बच्चों? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक, उसके बाद आता है ClF3। तो जो ClF3 है, B वाला पार्ट जो है, तो ClF3 में पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो। ClF3 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो Cl के सेंट्रल एटम से शुरू करने हैं। तो इन ClF3 हु इज सेंटर? Cl। तो Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होते हैं? 7, प्लस ClF3 में जो 3 सराउंडिंग एटम्स हैं वो मोनोवेलेंट हैं, तो वो काउंटिंग लिख दो 3 बच्चों, ये हो गया 5। फिर आप मुझे बताओ बॉन्ड पेयर। अरे सर बॉन्ड पेयर तो सराउंडिंग एटम है 3, और 5 और 3 का डिफरेंस हो गया वो लोन पेयर 2, तो शेप हो गई 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, यानी 5 पेयर, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। 5 वाली शेप आप जानते हो ऐसी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें 2 जगह लोन पेयर होते हैं, तो तुम जानते हो 2 जगह लोन पेयर हम जब दिखाते हैं तो ये टी शेप हो जाती है। कौन सी शेप? टी शेप। तो टी शेप कौन सा हो जाएगा? ClF3। इसी तरीके से आपको PCl5 और BrF5 करने हैं। PCl5 अभी पीछे डिस्कस किया था, पहला सवाल ही था, और BrF5 अभी पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़े। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। देखो बेटा, बॉन्ड एंगल्स का सिंपल फंडा है। अगर आपकी शेप लीनियर आई तो 180 डिग्री, ट्रायंगल आई तो बॉन्ड एंगल घट गया 120 डिग्री, टेट्राहेड्रल आई तो 109 डिग्री 28 मिनट,
और अगर आप आगे गए शेप में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में गए तो वहाँ 90 डिग्री भी है, 120 डिग्री भी है। और अगर आप आगे गए ऑक्टाहेड्रल में तो वहाँ 90 डिग्री है। और अगर आप पेंटागोनल बाइपिरामिडल sp3d3 है ना, जब 7 बॉन्ड पेयर होते हैं तब जो शेप आती है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। और उसका बॉन्ड एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री, 72 डिग्री। तो आप फटाफट मुझे बता दो, ये जो 4 जने हैं CO2, NH3, H2O, NH4+, इनकी शेप बतानी है, इनकी शेप बतानी है। तो मुझे बताओ CO2 की शेप बतानी हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, हु इज सेंटर? CO2 में हु इज सेंटर? हु इज सेंटर सर? कार्बन इज द सेंटर। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन सर? 6 सर। नहीं सर, 6 तो उसके एटॉमिक नंबर हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए सर 4 हुए। मोनोवैलेंट एटम सर, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट थोड़ी है सर, डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये तो मोनोवैलेंट नहीं हुआ, तो मोनोवैलेंट यहां पर है ही नहीं सर, ये आ गया 2। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं? अरे सर सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2 हैं सर, तो लॉन पेयर कितना आएगा सर? 0 आएगा सर। तो शेप क्या हो जाएगी सर? बॉन्ड पेयर 2, लॉन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 2, लॉन पेयर 0, तो शेप हो गई लीनियर। क्या हो गई? लीनियर। कितना एंगल? 180 डिग्री। और आप तो जानते हो जितनी शेप्स आपने पढ़ी हैं, 180 डिग्री से ज्यादा एंगल तो किसी का नहीं है भैया। तो CO2 जीत रहा है। कौन कौन से ऑप्शंस में जीत रहा है? बी में, सी में और डी में, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। चलो अगले की बात कर लेते हैं। CO2 में ये 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन में कह रहा है कि NH4+ सेकंड नंबर पे है, और दोनों में कह रहा है कि NH3 जीतना चाहिए। चलो देख लेते हैं एक बार NH4+ को देख लेते हैं। NH4+ का इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेगा हाफ। हु इज सेंटर इन NH4+? N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम 4, कैटायन है 1, घटा दो, कितना हो गया? 4। बॉन्ड पेयर कितना? 4। तो लॉन पेयर कितना हो जाएगा? डिफरेंस 0। शेप क्या बनी? 4 बॉन्ड पेयर, एक भी नहीं है लॉन पेयर, तो शेप हो गई टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। तो NH4+ 109 डिग्री 28 मिनट वाला है, तो CO2 हो गया 180 डिग्री। देखते हैं NH4+ का हम निकाल दिए 109 डिग्री 28 मिनट। अगर NH3 की शेप इससे कम हुई तो यही हमारा ऑप्शन होगा बी वाला, है ना। NH3 हमने पीछे निकाला था, चेक कर लेना। NH3 आया था हमारा पिरामिडल। पिरामिडल होता है ऐसा, ठीक है। दोबारा बना देते हैं। जैसे आप टेट्राहेड्रल बनाते हो ना, तो उसमें एक जगह पर आप लोन पेयर दिखा देते हो, तो एंगल 109 डिग्री से कम हो जाता है ना, जानते ही होगे। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो बच्चे, सी और डी तो मैंने इसलिए नकार दिया क्योंकि CO2 तो चलो विनर है, उसके बाद इन्होंने NH3 को जिता रखा है। तो भाई NH3 का बॉन्ड एंगल NH4+ से कम होता है, क्योंकि NH4+ का तो 109 डिग्री 28 मिनट है, वो ज्यादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन? नीट 2022 का किस वाले केस में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा बच्चों लॉन पेयर रिपल्शन? उसके लिए क्यों ना हम ClF3 के लॉन पेयर्स निकाल लें, क्यों ना हम IF5 SF4 XeF2 के लॉन पेयर्स निकाल लें। अगर तो लॉन पेयर बराबर हैं फिर हम अगला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नहीं तो जिसके पास लॉन पेयर ज्यादा होंगे अराउंड सेंट्रल एटम, वहीं होगा लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा। चलो चेक करते हैं। ClF3 का इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, हु इज सेंटर? Cl। मोनोवैलेंट एटम है F, तो Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवैलेंट 3, तो ये हो गया 5। बॉन्ड पेयर तो 3 F है, तो 3 हो गया। लॉन पेयर आ गया 2, इसके लॉन पेयर हैं 2। अगला चेक करते हैं इसका इलेक्ट्रॉन पेयर होता है हाफ, सेंटर I के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवैलेंट एटम 5, ये हो गया 6। बॉन्ड पेयर है सराउंडिंग एटम है 5, लॉन पेयर हो गया 1। SF4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हाफ। कौन है सेंटर? S 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4, कितना आ गया? 5। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम 4, लॉन पेयर डिफरेंस 1। XeF2 इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, हु इज सेंटर इन XeF2? Xc
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Hc 8, मोनोवैलेंट एटम 2, कितना आ गया 5, बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम है 2, तो लोन पेयर डिफरेंस 3, तो लोन पेयर किसके पास ज्यादा है, उसके पास, तो यही होगा सबसे ज्यादा रिपल्शन। शेप की बात करता अगर तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल तो 5 पेयर हैं जिसमें 3 बॉन्ड हैं 2 लोन पेयर है, तो आपको तो पता है 5 बॉन्ड की शेप ऐसी होती है, ठीक है। इसमें 3 जगह बॉन्ड पेयर हैं 2 जगह लोन पेयर हैं, तो टी शेप हो जाएगी, 2 जगह लोन पेयर हो गए। ऐसे सारी शेप्स आप बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन शेप का नहीं है, ये क्वेश्चन है लोन पेयर्स का। जिसके पास लोन पेयर ज्यादा बच्चों, उसी का लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर फ्री के, ठीक। नेक्स्ट, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, यस वी नो दैट, आई थिंक यू ऑल्सो नो दैट। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर अराउंड द सेंट्रल एटम अराउंड रिस्पेक्टिवली आर। तो आपको BF3 की ज्योमेट्री दिखानी है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और बताना है कितने हैं उसके नंबर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है जी। तो आप जानते हैं जो BF3 होता है, BF3 में जब इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं तो हाफ, हु इज सेंटर इन BF3, बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 5 नंबर पर आता है, तो 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 मोनोवैलेंट एटम हो गए 3, तो ये आ गया 3, बॉन्ड पेयर भी है इसके सराउंडिंग एटम 3, लॉन पेयर हो गया इसका 0, लॉन पेयर 0, तो ये शेप हो गई 3 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, यानी ये वाली शेप हो गई। कौन शेप हो गई बच्चों, कौन शेप हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल है। ये वाली जो शेप होती है ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है, लेकिन शेप का जिक्र नहीं है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का है। तो हाइब्रिडाइजेशन से अगर आप इसको देखोगे तो आप बस इलेक्ट्रॉन पेयर पर फोकस किया करो अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये 3 है, 3 मतलब समझ गए, 1 S 2 P sp2। तो sp2 वाले ऑप्शन कौन से हैं, sp2 वाले ऑप्शन C और D हैं, तो ये हम काट देते हैं। अच्छा, 1 के अराउंड 6, 1 के अराउंड 8, तो 8 तो नहीं हो सकता क्योंकि खुद ही बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितना हुआ 6, तो C ऑप्शन हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है बच्चा जानता है कि BF3 में अगर F ने बैक बॉन्डिंग बना ली, F ने अगर बैक बॉन्डिंग बना ली तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज होती है। फिर लुईस एसिड वाला क्वेश्चन पिछले टॉपिक बोरोन फैमिली में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। सब जानते हैं 120 डिग्री बॉन्ड एंगल जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर में आता है। तो आप इसकी शेप निकाले ना, ट्राइगोनल प्लेनर कौन सा होगा, अभी किया है BF3, तो BF3 आंसर होगा, अभी किया है, अभी। इसकी शेप आप निकाल के देखना, इसकी शेप पिरामिडल आनी चाहिए, इसकी शेप निकाल के देखना इसकी टेट्राहेड्रल आनी चाहिए, इसकी शेप निकाल के देखना इसकी टी शेप आनी चाहिए। ClF3 तो पीछे डिस्कस हुआ ही है। कैसे करते हैं शेप की बात, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं, फिर बॉन्ड पेयर देखते हैं, फिर दोनों का जो डिफरेंस होता है उससे लोन पेयर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन दिस आर। तो बच्चों सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछी, अगर देखो अगर शेप का जिक्र है तो आपको लोन पेयर भी कंसिडर करने पड़ते हैं एक्चुअल शेप पता लगाने के लिए, लेकिन सवाल ही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का है। जस्ट गो फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो जैसे NO2+ है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो सेंट्रल एटम है वो N है, N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट होता नहीं, यू नो दैट, वो डाइवैलेंट होता है, तो 0 प्लस है 4, तो 1 कम कर दो, तो यहां से आ गया आंसर 2। बॉन्ड पेयर तुम्हें दिख ही रहे हैं, बॉन्ड पेयर ये 2 ही हैं, डिफरेंस कुछ है नहीं, तो जो लोन पेयर आएगा वो आया 0। तो 2 पेयर थे और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप कौन सी हो जाएगी, ये लीनियर, शेप लीनियर, ठीक है। लेकिन शेप का क्वेश्चन नहीं है, कैसा क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन के तो बस इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लिया करो, उससे हो जाएगा। अगर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, 2 मतलब 2 ऑर्बिटल, एक S और एक P, ये तो हो गया sp, यानी ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, B और D वाले, क्योंकि शुरू में sp A और C में ही है।
अच्छा NO3 माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, हु इज सेंटर इन NO3 माइनस, N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम, भाई ऑक्सीजन में मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं तो वो हो गया 0, लेकिन माइनस चार्ज है तो 1 जोड़ दो, ये हो गया 3, बॉन्ड पेयर भी 3, लॉन पेयर 0, लेकिन शेप बतानी नहीं, हमें तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो 3 पे 3 ऑर्बिटल, 1 S 2 P sp2, यानी ये वाला भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। NH4 प्लस तो sp3 होता ही है, बाकी ऑप्शन भी एक ही बचा था। इस तरह से आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन मांग रहा है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले, काम हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर शेप की बात कर रहा है तो फिर भाई बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी पता लगाना पड़ता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन 2016 का सवाल, करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCF4। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म कर लें। XCF4 के पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, हु इज सेंटर इन XCF4, XC के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम 4, कितना आ गया 6, बॉन्ड पेयर बच्चों, बॉन्ड पेयर होते हैं, अरे ये कितने सराउंडिंग एटम है 4, 6 और 4 में डिफरेंस दिख रहा है। अब लॉन पेयर इसमें 2, शेप हो गई 4 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। तो मैंने आपको बोला था अगर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो इलेक्ट्रॉन पेयर से काम चल जाएगा। 6 मतलब 6 ऑर्बिटल्स, 1 S 3 P, ये 4 हो गए, और 2 D sp3 D2। कौन कौन से ऑप्शन में sp3 D2? तो C ऑप्शन नहीं हो सकता और B नहीं हो सकता, क्योंकि A में और D में है sp3 D2। ठीक है, अब शेप की बात कर लेते हैं। 4 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, टोटल कितने पेयर हैं बच्चों 6 वाली शेप आप जानते हैं ऑक्टाहेड्रल सी होती है, लेकिन 2 जगह क्या हो गया लॉन पेयर हो गया, तो ये शेप ऑक्टाहेड्रल नहीं है, स्क्वायर प्लेनर है। ये वाला आंसर नहीं आएगा। ये जल्दबाजी मत करना, बच्चे ऑक्टाहेड्रल कराएंगे, 2 लॉन पेयर हैं इसमें, इसलिए कहता हूं जब शेप की बात करें तो गो फॉर लॉन पेयर्स ऑल्सो। अगर लॉन पेयर नहीं निकालोगे तुम्हें लगेगा ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इसमें 2 लॉन पेयर हैं, इसलिए ऑक्टाहेड्रल नहीं है बच्चों, ये स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसोस्ट्रक्चरल। तो भाई क्या है, सिंपल है, शेप ही बतानी है आपको इसमें भी। ठीक है, ये शेप का सवाल है, लेकिन ये कह रहा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी होने चाहिए। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक देख लेते हैं पहले, कौन कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, फिर उसी में देख लेंगे। ठीक है, एस में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 16 और ओ में होते हैं 8, 16 और 8 हुए 24, लेकिन ये 3 बार ओ है, तो 8 3 जा 24, सल्फर है 16, कितना हुआ 40, -2 42 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा NO3 माइनस में N हुआ 7, O हुआ 8, 3 टाइम्स 24 और 7 30 में 1 जोड़ा 31, तो ए ऑप्शन तो नहीं हुआ क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है ये, तो आइसोस्ट्रक्चरल तो मैं बाद में देखूंगा, है ना, क्योंकि कह रहा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए, आइसोस्ट्रक्चरल भी होना चाहिए। बी ऑप्शन में आते हैं Cl के जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 17, O में 8, 3 टाइम्स है 24 और जो 17 हुए वो 41 हुए, एक नेगेटिव है तो 42, ये काउंट हमने कर ही लिए थे ए ऑप्शन में, ये भी 42, तो इस ऑप्शन में हमें डाउट है, अभी चेक करेंगे। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन में कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6, O में 8, 3 टाइम्स है 24 और 6 30 में 2 जोड़ा 32 और इसमें तो 42, यानी सी ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन में आ जाओ, डी ऑप्शन ClO3 माइनस अभी गिना 42 और इसमें भी गिना 32, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो भाई एक ही ऑप्शन बच गया जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, फिर आइसोस्ट्रक्चरल भी यही पाएगा। आइसोस्ट्रक्चरल का कैसे पता लगता है वो देख लो, ये ClO3 माइनस जो है इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर, मान लो 2 ऑप्शन होते जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फिर आइसोस्ट्रक्चरल का पता कैसे चलेगा जिसका स्ट्रक्चर सेम है। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, हाफ, हु इज सेंटर इन ClO3 माइनस, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवैलेंट एटम यहां कोई है नहीं तो एक नेगेटिव का जोड़ दिया, ये हो गया 4। बॉन्ड पेयर तो है इसमें 3, लॉन पेयर तो हो गया इसमें 1, इसका डिफरेंस, तो शेप हो गई 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। ठीक है, SO3 -2 में आ जाओ, इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ पहले इसके, हाफ, हु इज सेंटर, S के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, O मोनोवैलेंट एटम है नहीं, 2 नेगेटिव जोड़ दिए 4 हो गया,
बॉन्ड पेयर हो गया 3, डिफरेंस कितना आएगा 4 और 3 का 1, तो ये शेप भी क्या है B3L1, तो देखो सेम स्ट्रक्चर भी है, सेम इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो बी हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम यूजेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। किस किस की हाइब्रिडेशन sp3 है? बहुत आसान है, आपको सब में क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन पेयर या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उससे आसान हो जाता है। ns3 का हाफ, हुई सेंटर n 5 प्लस 3, 4 बॉन्ड पेयर, सॉरी शेप तो बतानी नहीं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताना है sp3। ठीक है, 4 है तो 1s 3p sp3। SO2 का इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, हुई सेंटर s 6, ओ मोनोवैलेंट एटम है नहीं, तो ये आ गया 3 पर 3 ऑर्बिटल, 1s 2p। SO2 नहीं है, NS3 है। फिर आता है SiO2 को चेक कर लेते हैं। SiO2 इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, अच्छा हाफ हो गया। फिर उसके बाद सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट एटम कोई यहां है नहीं, तो आ गया 2 पर इसकी हाइब्रिडेशन हो गई 1s 2p, सॉरी 1p, टोटल 2 है ना, 1s 1p sp, तो ये भी नहीं है। BeCl2 का चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, हु इज सेंटर इन BeCl2, Be के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मोनोवैलेंट एटम 2, तो ये आ गया 2 पर आ गया 1s 1p, तो ये भी नहीं है। CO2 अभी पीछे चेक किया था, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर सॉरी शेप नहीं बतानी, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो CO2 का जो इलेक्ट्रॉन पेयर आया था वो कितना आया था 3 मतलब sp2, 3 मतलब sp2, ये भी नहीं है क्योंकि ये sp2 है। S2O चेक करो, इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, मोनोवैलेंट एटम O कितने हुए 6, 2 हाइड्रोजन के 8, बाहर हाफ है तो 4 हो गया, तो यस ये भी आंसर है। CH4 हाफ, कौन है सेंटर, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मोनोवैलेंट एटम भी हैं 8, बाहर हाफ है तो 4 आ गया, 4 मतलब sp3, ये भी हो गया। BF3 तभी बताया है वो sp2 होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 1 2 3 इसका आंसर है। ऑप्शन में क्या है 5 4 6 2, अच्छा जी चेक करो, एक तो NS3 हो गया sp3 वाला, SO2 नहीं है, SiO2 को काट दिया हमने, BeCl2 को काट दिया, CO2 को भी काट दिया, S2O रखा, CH4 रखा, ओके। SiO2 कार्बन फैमिली में पढ़ा था, याद करो। इसकी जो शेप होती है उसमें सिर्फ 2 ऑक्सीजन नहीं होते, ये 3D स्ट्रक्चर होती है SiO2। ऐसा होता है SiO2, ऐसे होता है ओ ऐसे जुड़ा होता है फर्दर ऐसे, तो ये टेट्राहेड्रल सिमेट्री का होता है। कोई 4 बॉन्ड बनाए, सोच के देखो, कोई 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो और लोन पेयर भी ना रखता हो, तो टेट्राहेड्रल ही हुआ, उसकी हाइब्रिडेशन क्या हुई sp3, आंसर आएगा 4। SiO2 भी है। ध्यान रखना, बड़ा प्यारा सवाल है, कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली इसलिए पढ़ के जाना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फ्लो में चला जाता अभी SiO2, जैसा मेरे से भी हो गया, लेकिन क्लिक कर गया ना SiO2 की, तो 3D स्ट्रक्चर थी, ऐसे नेटवर्क स्ट्रक्चर थी, टेट्राहेड्रल है वो, sp3 है वो, ठीक है जी। नेक्स्ट, लोन पेयर गिनने भाई सबके, गिन सकते हैं ना, बताओ सबके लोन पेयर गिन लोगे? चलो ट्राई करके देख लो। जैसे मुझे इसकी बताने हो XCF5 प्लस के लोन पेयर, तो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लोन पेयर, ऐसे आपको निकालना है। और किस किस में एक ही लोन पेयर है ये आपको बताना है। जैसे मैं आपको ये करके दिखा देता हूं, हालांकि हमने पीछे बहुत क्वेश्चन कर लिए। हाफ, हु इज सेंटर, XG, हर एक के केस में XC है तो 8 लिखना है। अच्छा, F सारे मोनोवेलेंट एटम होते हैं तो 5 कर देता हूं, और एक प्लस है तो एक कम कर देता हूं, तो ये हो गया 6, ठीक है। और बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर इसके 5 और लोन पेयर इसका डिफरेंस 1, तो ये ऑप्शन तो हो गया। और भी चेक कर रहे हैं, ट्राई करो बेटा, एक बार ट्राई करो।
देखो बेटा, ट्राई करो। बुलावा आ गया था, बुलावा। ट्राई करो, तुम करो। तो एक लोन पेयर आ गया ना, ऐसे रैंडमली उठा लो कोई भी, जैसे ये उठा लिया, मुझे इसका इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना हो, हाफ, आप सबका निकालेंगे, मैं तो आपको कोई एक रैंडम एक दो करके दिखा रहा हूं। हाफ सेंट्रल एटम तो एक्सी है 8, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट एटम होता नहीं, डाइवेलेंट होता है, वो काउंट ही नहीं होगा। 2 मोनोवेलेंट एटम है, 2 5। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में सारे सराउंडिंग एटम काउंट होते हैं, 3 O 2 F 5। लोन पेयर कितना? 0, लोन पेयर है ही नहीं, तो फ्री वाला आंसर नहीं होगा। ऐसे सारे चेक कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट 13th, किस आयन के पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है? तो तुम्हें तो पता है, अगर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो, जितना इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे इसका कर दो ICl4-, इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, हुई सेंटर I के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैलोजन फैमिली 7 प्लस मोनोवेलेंट एटम 4 Cl है, एक माइनस और एक जोड़ दो, ये 6 आ गया। 6 मतलब 6 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3d2। इसने यही पूछा था, यही आंसर हो गया। फिर बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आपको चेक करना हो तो आप बाकी तीनों पे चेक कर लो। सेंट्रल एटम तो सबके सेम होंगे, ये यहाँ पे भी आई है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Br भी हैलोजन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ मोनोवेलेंट एटम 2, यहाँ मोनोवेलेंट एटम 6, यहाँ मोनोवेलेंट एटम 2, उसमें फिर एक जुड़ेगा, यहाँ भी एक जुड़ेगा, यहाँ भी एक जुड़ेगा, नेगेटिव है। तो जितने EP आएंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, तो उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन आप बता देंगे, ठीक है जी। 14th, बोरेक्स पे सवाल है। बोरेक्स में कह रहा है जो बोरोन होते हैं उसकी क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है। सभी की sp2 होती है, जितने भी बोरोन होते हैं बोरेक्स में, सभी की sp3 होती है, या 2 बोरोन एटम्स की sp2 होती है, 2 की sp3 होती है, या किसी एक बोरोन की, उनमें किसी एक बोरोन की sp3d होती है। तो मुझे बताओ जो बोरेक्स होता है वो होता कैसा है, पहले तो भाई वो आपको क्लियर हो। देखो सर, बोरेक्स में ना 4 भी होते हैं, इससे पहले वाला टॉपिक बोरोन फैमिली ही था, मुझे उम्मीद है वो आपने पढ़ा होगा। 4 बोरोन आपको बनाने हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, चारों O के थ्रू जुड़े होते हैं, एक आमने सामने वाला बोरोन जोड़ देते हैं, B4O5, और 4 OH होते हैं। अगर आप इस बोरोन को देखोगे, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है। बोरेक्स होता है B4O5, 4 क्या होते हैं OH, और 2 नेगेटिव होता है। ये बोरेक्स का स्ट्रक्चर होता है। मैंने 2 Na नहीं दिखाए, ठीक है ना, यहाँ नेगेटिव है, आप खुद बता दो मुझे देख के बोरेक्स का स्ट्रक्चर जिसको आता है। ये जो बोरोन है इनके पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ये बोरोन और ये बोरोन sp2 हुए कि नहीं हुए? ये अपने 3 ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, sp2 हुए कि नहीं हुए? और ये वाला जो बोरोन है इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ये sp3 हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या ये आंसर आपको समझ में आया? 2 बोरोन sp2 वाले हैं और 2 बोरोन sp3 वाले हैं। सबको क्लियर है? बोरोन फैमिली, इससे पहले वाला टॉपिक नंबर 8, उसको देखकर प्लीज, बोरोन फैमिली कार्बन फैमिली में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, उससे सवाल आ गया तो हाथ मलते रह जाओगे कि 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अगर पढ़ लिया होता तो इसमें 4 नंबर मिले होते सर, ठीक है। नेक्स्ट 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज इंपॉर्टेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन? फर्स्ट, प्रमोशन इज नॉट एसेंशियल। यस, नहीं जरूरी होता है कि प्रमोट हो इलेक्ट्रॉन, हर बार ऐसा नहीं होता, हमने भी यही पढ़ा। ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल पार्टिसिपेट्स। यस, सिर्फ वही वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जो वैलेंस शेल का हिस्सा होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। यस, इक्वल एनर्जी, सेम शेप। हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम दिखता है, उसकी एनर्जी भी सेम है। तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, ऑल ऑफ द अबव। मुझे अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि मुझे ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से आता है। अगर सर सिर्फ उसने हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो मैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला है ना, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सेम ही फॉर्मूला होता है, उससे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल के
काउंटिंग देखकर 2 हुआ तो sp, 3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो sp3, 5 हुआ तो sp3d, 6 हुआ तो sp3d2, 7 हुआ तो sp3d3। अगर शेप की बात किया तो फिर मैं लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी चेक करूंगा और फिर मैं फाइनल शेप बताऊंगा। मुझे उम्मीद है ये सब आप कर लेंगे। यही सब था हाइब्रिडाइजेशन में। मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। मुझे उम्मीद ये रहेगी कि 9 टॉपिक्स जो यहाँ क्लास में अब डिस्कस हो चुके हैं